दिल्ली कई है पर दो की बात जरूरी है। एक रात की दिल्ली, दूसरे दिन के उजाले की। दिन में भीड़ से भरी हुई सड़कें हैं, शोर, ट्रैफिक और लोगों का जमावड़ा है। पर जैसे ही रात गहराती है ये दिल्ली धीमी पड़ जाती है। दुकानें बंद, सड़कें कमोबेश सुनसान। सितंबर 2025 की एक ऐसी ही एक रात थी। दक्षिणी दिल्ली के लाजपत नगर का इलाका, सड़क लगभग खाली थी। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की एक टीम चुपचाप अपना जाल बिछाकर बैठी थी। ऑपरेशन देखने में छोटा था, बस एक पैकेट पकड़ना था, लेकिन पुलिस को शक था कि यह पैकेट बड़े नेटवर्क तक हमें ले जा सकता है। तो आखिर उस पैकेट में ऐसा क्या था? उस पैकेट में था ट्रामाडोल प्रीमिक्स, एक ऐसा फार्मास्यूटिकल कच्चा माल जिससे दर्द की दवा ट्रामाडोल बनाई जाती है, जिसका इस्तेमाल डॉक्टर गंभीर दर्द के इलाज के लिए करते हैं। पर यह दवा लत लगने वाली भी है, जिस कारण इसे एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत नियंत्रित कैटेगरी में रखा गया है। 1985 का यह कानून किसी भी नशीली दवाई के प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, खरीद, बिक्री, स्टोरेज पर रोक लगाती है। कहानी यह थी कि अगर उस पैकेट का सामान अवैध बाजार में पहुंच जाता तो इससे नशे के लिए इस्तेमाल होने वाली गोलियां भी बनाई जा सकती थी। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने तय किया कि इस बार सिर्फ कुरियर पकड़ना ही मकसद नहीं होगा, मकसद होगा पूरी कहानी को समझना। मतलब ये कि इसका कच्चा माल आ कहां से रहा है, किन लोगों के हाथों से गुजरता है और आखिरकार ये पहुंच कहां रहा है। यानी एक छोटे से पैकेट से शुरू होकर पूरी सप्लाई चेन तक पहुंचने की कोशिश थी। इसके लिए पुलिस ने एक प्लान बनाया। पुलिस के सामने धीरे धीरे एक ऐसी सप्लाई चेन खुलती गई जो किसी क्राइम फिल्म की कहानी से कम नहीं लगती। अब तक की जांच में करीब 50 करोड़ रुपए की नकली और अवैध दवाएं बरामद की जा चुकी हैं। आखिर ये नेटवर्क कैसे काम करता था, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, पुलिस ने इस पूरी कड़ी को कैसे जोड़ा, पूरा मामला आइए आपको समझाते हैं। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूं, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। अब समझते हैं कि आखिर उस रात लाजपत नगर में पुलिस ने जाल कैसे बिछाया और कैसे एक छोटे से पैकेट से शुरू होकर पूरा नेटवर्क सामने आने लगा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स यूनिट को कुछ समय पहले एक अहम सूचना मिली थी। जानकारी ये थी कि ट्रामाडोल प्रीमिक्स का एक छोटा सा कंसाइनमेंट दिल्ली में डिलीवर होने वाला है। पुलिस को शक था कि यह कच्चा माल अवैध तरीके से बेचा जा रहा है और आगे चलकर इसी से गैर कानूनी टैबलेट्स बनाई जा सकती हैं। यही वजह थी कि पुलिस ने तुरंत एक प्लान तैयार किया। एक व्यापारी के जरिए उसी माल का नकली ऑर्डर दिया गया ताकि डिलीवरी करने वाला व्यक्ति सीधे पुलिस के जाल में फंस जाए। प्लान बिल्कुल साफ था। जैसे ही कुरियर डिलीवरी करने पहुंचेगा उसे रंगे हाथ पकड़ लिया जाएगा। क्राइम ब्रांच की टीम कई घंटों तक इंतजार करती रही। फिर देर रात एक स्कूटर उस जगह पर पहुंचा जहां डिलीवरी होनी थी। स्कूटर चला रहे व्यक्ति के पास एक पैकेट था। पुलिस टीम तुरंत हरकत में आई, उसे रोका गया और पैकेट की जांच की गई। जांच में सामने आया कि पैकेट में वही चीज मौजूद थी जिसकी पुलिस को तलाश थी, यानी ट्रामाडोल प्रीमिक्स। स्कूटर चला रहे व्यक्ति की पहचान अनिरुद्ध राय के रूप में हुई। दिल्ली में रहने वाले 49 साल के अनिरुद्ध राय को वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। पहली नजर में यह मामला एक सामान्य ट्रक बरामदगी जैसा लग रहा था, लेकिन असल कहानी तब शुरू हुई जब पुलिस ने अनिरुद्ध राय से पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान एक के बाद एक कई नाम सामने आने लगे और धीरे धीरे जांच दिल्ली से निकलकर दूसरे राज्यों की तरफ बढ़ने लगी। सबसे अहम सुराग पुलिस को मिला उत्तराखंड के शहर रुड़की से। रुड़की को लोग अक्सर एक इंजीनियरिंग शहर के तौर पर जानते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये इलाका फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बन चुका है। दरअसल जब उत्तराखंड अलग राज्य बना था तब सरकार ने यहाँ दवा कंपनियों को कई तरह की सुविधाएं दी थी, जैसे टैक्स में छूट और सस्ती जमीन। इसके बाद यहाँ बड़ी संख्या में दवा बनाने वाली कंपनियां और केमिकल सप्लायर शुरू हो गए। लेकिन जहाँ बड़ा उद्योग होता है वहाँ कभी कभी ग्रे मार्केट भी विकसित हो जाता है, यानी दवाओं और उनके कच्चे माल का ऐसा व्यापार जो पूरी तरीके से कानूनी नहीं होता है। इसी ग्रे मार्केट में एक नाम सामने आया, अमित। पुलिस के मुताबिक अमित फार्मास्यूटिकल कच्चे माल के कारोबार से जुड़ा हुआ था। रुड़की में उसका एक गोदाम भी था जहां बड़ी मात्रा में केमिकल और कच्चा माल रखा जाता था। जांच में पता चला कि कुछ समय पहले एक व्यापारी अमित के पास पहुंचा था। उस व्यापारी के पास करीब 20 किलो ट्रामाडोल प्रीमिक्स था, लेकिन वो इसे सीधे बाजार में नहीं बेच सकता था। इसलिए उसने अमित से कहा कि वो उसे अपने गोदाम में रख ले और धीरे धीरे अलग अलग खरीदारों को सप्लाई करता रहे। पुलिस के मुताबिक इसी तरह ये कच्चा माल धीरे धीरे अवैध बाजार में बेचने की योजना बनाई गई थी। लेकिन इस प्लान को पूरा करने के लिए एक और व्यक्ति की जरूरत थी, ऐसा व्यक्ति जो खरीदार ढूंढकर सौदा तय कर सके। और यही एंट्री होती है उस कहानी के अगले किरदार की। उसका नाम था प्रशांत। प्रशांत अलीगढ़ का रहने वाला था। उसने बीकॉम की पढ़ाई की थी। कुछ समय पहले वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम भी कर चुका था, लेकिन बाद में उसकी नौकरी चली गई। इसके बाद उसने कुछ समय तक अलग अलग छोटे काम किए, लेकिन फार्मा इंडस्ट्री में पुराने संपर्क होने की वजह से वो धीरे धीरे फिर से इसी कारोबार में लौट आया। पुलिस के मुताबिक अमित और प्रशांत के बीच कामकाजी रिश्ता बन गया। अमित के पास कच्चा माल था और प्रशांत के पास खरीदारों का नेटवर्क। इसी वजह से प्रशांत इस पूरे नेटवर्क में ब्रोकर
ब्रोकर या मध्यस्थ की भूमिका निभाने लगा। जांच में यह भी सामने आया कि इस नेटवर्क का एक हिस्सा दिल्ली के बड़े दवा बाजारों से भी जुड़ा हुआ था। दिल्ली का भागीरथ पैलेस देश के सबसे बड़े थोक दवा बाजारों में गिना जाता है। यहाँ हजारों व्यापारी दवाइयों का कारोबार करते हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार कभी कभी ऐसे बड़े बाजारों में नकली या बिना लाइसेंस वाली दवाओं का कारोबार भी देखने को मिलता है। इसी रास्ते यह कच्चा माल आगे दूसरे शहरों में भेजा जा रहा था। लेकिन इस मामले में असली मंजिल कहीं और थी। जांच करते करते पुलिस की टीम बिहार की राजधानी पटना पहुंची। यहाँ एक व्यक्ति का नाम सामने आया, तनिष्क झा। तनिष्क के पिता पहले एक फार्मास्यूटिकल कंपनी चलाते थे। ये कंपनी लाइसेंस के तहत दवाइयों का उत्पादन करती थी, लेकिन समय के साथ कंपनी का लाइसेंस खत्म हो गया और फैक्ट्री का संचालन रुक गया। हालांकि मशीनें और बाकी उपकरण वहीं मौजूद थे। पुलिस का आरोप है कि बाद में उसी जगह से नकली दवाओं का उत्पादन शुरू किया गया। यहाँ कथित तौर पर ट्रामाडोल प्रीमिक्स से टैबलेट्स तैयार की जाती थी। इसके अलावा नकली कफ सिरप भी बनाए जाते थे। जब पुलिस टीम ने इस फैक्ट्री पर छापा मारा, तब तक ट्रामाडोल प्रीमिक्स का ज्यादातर हिस्सा टैबलेट्स में बदला जा चुका था। हालांकि वहां से बड़ी मात्रा में नकली कफ सिरप बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक इन बोतलों पर बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल ब्रांड्स के नाम लगाए गए थे और इन्हें बाजार में सस्ते दाम पर बेचने की योजना थी। जांच के दौरान पुलिस को यह भी समझ में आया कि ऐसे नेटवर्क कई स्तरों पर काम करते हैं। सबसे पहले कच्चा माल किसी फैक्ट्री या सप्लायर से निकलता है, फिर ब्रोकर खरीदारों से संपर्क करते हैं, इसके बाद ट्रांसपोर्टर या कुरियर के जरिए माल अलग अलग शहरों में भेजा जाता है और आखिर में छोटे कारखानों में उसे टैबलेट्स या सिरप में बदल दिया जाता है। इस पूरे सिस्टम में हर व्यक्ति की एक अलग भूमिका होती है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस मामले की जांच के दौरान अब तक करीब 50 करोड़ रुपए की नकली और अवैध दवाएं बरामद की जा चुकी हैं। जांच के दौरान एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। इसी साल फरवरी में गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर एक कंसाइनमेंट पकड़ा गया। इसमें करीब 9 करोड़ रुपए की साइकोट्रोपिक टैबलेट्स बरामद हुई। पुलिस के अनुसार उन्हें घरेलू सामान के डिब्बों में छिपाकर विदेश भेजा जा रहा था। इनका गंतव्य यूनाइटेड किंगडम बताया गया। इस पूरे मामले ने एक बार फिर दिखाया कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मौजूद कच्चा माल अगर गलत हाथों में चला जाए तो उससे कितना बड़ा अवैध कारोबार खड़ा किया जा सकता है। मगर फिलहाल ये मामला भंडाफोड़ हो गया इस मामले का, मगर बहुत सारे ऐसे मामले, बहुत सारे ऐसे कारोबार, अवैध कारोबार अभी भी चल रहे हैं जिन पर सख्ती से कार्रवाई करने की जरूरत है। ये तो नकली दवाइयों की बात होगी। खाने पीने का सामान, डुप्लीकेट सामान कितना इस देश में अलग अलग जगहों पर बेचा जा रहा। अभी हमने हाल में देखा होली के पहले कैसे पनीर, कैसे खोया अलग अलग जगहों पे जो नकली था और गलत तरीके से बन रहा था वो पकड़ा जा रहा था। तो ऐसे लोगों पर लगातार सख्ती की ज़रूरत है पुलिस और प्रशासन और सरकारों द्वारा। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के खुलासे लगातार होते रहेंगे, सख्तियाँ होती रहेंगी। आपका इस तरह के मामलों पर क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस रिपोर्ट को लिखा था हमारी साथी खुशबू ने, कैमरे के पीछे से शूट किया है तौफीक ने। शुक्रिया।